एवरीवन, वेलकम टू फिटर स्टडी चैनल। और मैं हूं आपका फिटर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिसेन फ्रॉम वैनगंगा आईटीआई गर्रा बालाघाट। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट किया था, जिसमें बेसिक फिटिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम लोगों ने। आज इस वीडियो के माध्यम से हम फोर्जिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्जिंग होता क्या है। फोर्जिंग क्या होता है कि एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें स्टील या फिर आयरन को गर्म करके उसमें हैमरिंग करके या पावर हैमर की सहायता से निश्चित आकार में बनाना क्या कहलाता है, फोर्जिंग कहलाता है। अब फोर्जिंग कितने प्रकार की होती है? फोर्जिंग होती है 2 प्रकार की। पहली होती है हैंड फोर्जिंग होती है, और सेकंड जो होती है वह होती है मशीन फोर्जिंग। तो हैंड फोर्जिंग में हाथों के द्वारा हम फोर्जिंग करते हैं, और मशीन फोर्जिंग में पावर हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम फोर्जिंग को समझ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चित्र में चिन्हित एक्स भाग का नाम बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चित्र की कि ये चित्र किस चीज़ का है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसे हम फोर्ज के नाम से जानते हैं। अब ये कौन सी फोर्ज होती है? नॉर्मली फोर्ज जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। ये वाली जो फोर्ज दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फोर्ज, स्टेशनरी फोर्ज कहते हैं। और सेकंड जो होती है वह होती है पोर्टेबल फोर्ज, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तो वह स्टेशनरी फोर्ज कहलाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चित्र में चिन्हित एक्स भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर एक्स भाग का नाम बताना है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। हुड दिया है, टायर्स दिया है, हर कोयला टैंक। तो ये जो छत वाला जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? हुड कहते हैं। और हुड का जो कार्य होता है वह क्या होता है? धुएं को एकत्रित करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि चित्र में चिन्हित एक्स भाग का नाम बताइए। इसमें भी यहाँ पर एक्स से रिलेटेड जो भाग है उसका नाम बताना है कि क्या नाम है इसका। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया है ब्लोअर दिया है, बी बिजली की मोटर, सी कूलिंग टैंक, और डी ब्लास्ट रेगुलेटिंग वाल्व। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो नाम है यह है ब्लास्ट रेगुलेटिंग वाल्व, जो कि कहाँ बना होता है? ये देखिए, ये सबसे नीचे में ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसे हम कहेंगे ब्लास्ट रेगुलेटिंग वाल्व के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए फोर्ज औजार का नाम बताइए। तो यहाँ पर फोर्ज औजार दिया हुआ है, एक बिल्कुल ऐसा औजार दिखाई दे रहा है जिससे कि आप किसी भी मटेरियल को हम डाल सकते हैं भट्टी में। तो यहाँ पर इसके जो नाम है वह कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है रेक दिया है, पोकर दिया है, शॉवल दिया है और स्प्रिंकलर। तो ये वाला जो टूल होता है इसे हम क्या कहेंगे? शावल कहेंगे। शावल का काम क्या होता है कि भट्टी में कोयला डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, शावल का, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। या फिर राख को निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि चित्र में दिखाए गए फोर्ज औजार का नाम बताइए। ये भी एक फोर्ज औजार है। आप इस चित्र को ध्यान दीजिए कि ये कौन सा चित्र है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये क्या क्या है। रेक दिया हुआ है, पोकर दिया है, शावल दिया है और स्प्रिंकलर। तो ये जो होता है स्टूडेंट इसे हम रेक कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेक के नाम से जानते हैं। और इसका क्या काम होता है कि इसका प्रयोग जो होता है जॉब पर जलते हुए कोयले को डालने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि चित्र में दिखाए गए फोर्ज औजार का नाम बताइए। तो यहाँ पर फिर से एक
फोर्ज औजार है, इसका नाम हमें बताना है। एक स्क्राइबर टाइप नुकीला सा दिखाई देने वाला ये औजार कौन सा होगा? रैक होगा, पोकर होगा, शावल होगा या स्प्रिंकलर होगा? तो इसे हम पोकर कहते हैं। पोकर का यूज़ क्या होता है स्टूडेंट? कि एक रॉड होती है और इसका प्रयोग कोयले से राख गिराने के लिए या हवा का रास्ता साफ करने के लिए या जॉब की पोजीशन को सेट करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पोकर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ये नुकीला सा औजार जो है इसे पोकर आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि चित्र में दिखाए गए फोर्ज औजार का नाम बताइए। यहाँ पर फिर से एक फोर्ज औजार दिया हुआ है, इसका हमें नाम बताना है कि इसका क्या नाम है। तो रेक दिया है, पोकर दिया है, शावल दिया है, स्प्रिंकलर। तो हमने रेक को भी कर लिया है, पोकर भी देख लिया और शावल भी। तो उस हिसाब से ये कौन सा होगा? ये होगा स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर का काम क्या होता है? स्प्रिंकलर का काम होता है कि ताप को एक स्थान में रखना और आग का जो बाहरी रिंग होता है, जैसे मान लो इस भाग में आग जल रही है और इस भाग का रिंग यानी कि आग को बीच में सुरक्षित रखने के लिए क्या करने का काम करता है? स्प्रिंकलर, जिसको हर्थ के भीतरी भाग में हीट को एकत्रित करना होता है इसका कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि टूल स्टील को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ठोस ईंधन। टूल स्टील यहाँ पर दिया हुआ है कि टूल स्टील को गर्म करने वाला ठोस ईंधन। तो टूल स्टील को गर्म करने के लिए ठोस ईंधन कोयला होगा, लकड़ी होगा, लकड़ी का कोयला या जलाऊ लकड़ी। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा लकड़ी का कोयला, जिसको चारकोल के भी नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा इसको कि टूल स्टील को गर्म करना है और ठोस ईंधन की बात कर रही, तो ठोस ईंधन कौन सा हो जाएगा? लकड़ी का कोयला, जिसे चारकोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, फोर्ज में ट्वायर्स का क्या कार्य है? स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं वह सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन में आपको नए वीडियो मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन दिया है, फोर्ज में ट्वायर्स। ट्वायर्स क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा। तो बॉस के द्वारा ठंडी हवा को भेजना या हर्थ में तेजी से हवा को भेजना, जलने से प्राप्त उत्पाद के लिए निकास मार्ग का काम करना या फोर्ज में कार्य को गर्म करने की अनुमति देना। तो फोर्ज में ट्वायर्स का क्या कार्य होता है? हर्थ में तेजी से हवा को भेजने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्ज में हुड का क्या कार्य है? अभी इससे पहले हमने हुड वाला एक क्वेश्चन किए थे और मैंने बताया भी था आपको कि हुड का क्या कार्य है, ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि हुड का क्या कार्य है। तो हुड का कार्य क्या होता है? धुआं और धूल को बाहर करना। धुआं और धूल को बाहर करने का कार्य होता है हुड का। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि हैंड फोर्जिंग में हर्थ किसके साथ उत्पन्न करता है? ठोस ईंधन, तरल ईंधन, निर्मित गैस या पेट्रोलियम गैस। तो हैंड फोर्जिंग में जो हर्थ है वह ठोस ईंधन के साथ में ताप को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है, फोर्ज में हर्थ का क्या कार्य है? हर्थ यानी कि एक प्रकार की भट्टी होती है। हर्थ को हम भट्टी के नाम से जानते हैं। फोर्ज में हवा को प्रवाहित करना, धुआं और धूल को बाहर निकालना, धातु यहाँ गर्म होती है और ईंधन को जलाने के लिए तेज हवा भेजने का मार्ग होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा कि धातु यहाँ गर्म होती, यानी कि हर्थ कैसा स्थान है कि धातु को गर्म करने वाला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि फोर्ज में ट्वायर्स का क्या कार्य है? अभी इससे पहले ट्वायर्स का फिर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो
टॉयर्स का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि फोर्ज में हवा को प्रवाहित करना, धुआं और धूल को बाहर निकालना, या धातु या गर्म होती है और ईंधन को जलाने के लिए तेज हवा को भेजने का मार्ग। तो डी ऑप्शन जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि हुड और चिमनी का क्या कार्य है। हुड और चिमनी, जो सबसे ऊपरी जो भाग होता है उसका क्या कार्य होता है। तो फोर्ज में हवा को प्रवाहित करना होगा, धातु यहाँ गर्म होती है, धुआं और धूल को बाहर निकालना, या ईंधन को जलाने के लिए तेज हवा का भेजने का मार्ग। तो हुड और चिमनी का कार्य क्या होता है, धुआं और धूल को बाहर निकालने का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कि फोर्ज में ब्लोअर का क्या कार्य है। यहाँ ब्लोअर पूछा जा रहा है, आपको सारे पार्ट्स के क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि ब्लोअर भी दिया हुआ है, ड्रायर्स भी दिया है, हर्थ भी दिया हुआ है, हुड भी दिया है। इनके सारे कार्यों को आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्लोअर का क्या कार्य है। तो फोर्ज में हवा को प्रवाहित करने का कार्य होता है, या धातु यहाँ गर्म होती है, धुआं और धूल को बाहर निकालना, ईंधन को जलाने के लिए तेज हवा को भेजने का मार्ग। तो ब्लोअर क्या काम करता है, फोर्ज में हवा को प्रवाहित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि कार्य किस तापमान पर गर्म करना है और धातु और फोर्जिंग प्रक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। तो लो कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है। यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है। तो लो कार्बन स्टील क्या होता है, बहुत ही कार्बन की मात्रा इसमें कम होती है, इसीलिए इसे लो कार्बन स्टील कहा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि लो कार्बन स्टील के लिए जो टेम्परेचर लिमिट होगी वह कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 से 920 और 800 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, या 450 से 700। तो आपको याद रखना है, लो कार्बन स्टील की जब बात की जा रही है तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जो कि 800 से लेकर के 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ली जाती है। उसके बाद में यहाँ पर हाई कार्बन स्टील की अगर हम बात करें तो हाई कार्बन स्टील के लिए होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है इसका जो टेम्परेचर लिमिट होती है। और हाई स्पीड स्टील के लिए 950 डिग्री से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ये हाई कार्बन स्टील के लिए होता है 900 से HCS से शो कर रहा हूँ मैं, और इसे HSS से शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, मगर यहाँ पर 800 से 1300 किसके लिए होगा, लो कार्बन स्टील के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि एक प्रकार की तापरोधी सामग्री जो कि तापमान एकदम गिरने से रोकती है कि डिनास ब्रिक्स के साथ तुलना की जाती है। डिनास ब्रिक क्या होता है, यह भट्टी में प्रयोग की जाने वाली ईंटें होती है जो कि गर्मी को सहन करने की इसकी क्षमता होती है। तो उसकी तुलना किसके साथ की जाती है, टॉक ईंटें, डिनास ईंटें, क्वार्टर्स या फायर क्ले। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा डी ऑप्शन, फायर क्ले। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि डिनास ब्रिक्स में फायर क्ले के मुकाबले अधिक तापरोधी होने का गुण है। यह अत्यधिक तापमान पर भी कार्य कर सकता है। जैसे कितने तापमान पर ये काम कर सकता है, यहाँ 800 से 850 दिया है, 850 से 900, 900 से 950 और 950 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फायर क्ले, डिनास और टाल के ईंटें मुख्य तापरोधी पदार्थ है जो फोर्ज में प्रयुक्त होते हैं। टाल का गलनांक बिंदु क्या होता है।
तो टाल का गलनांक बिंदु 1000 होगा, 1200 होगा, 1500 या 1700। तो टाल का जो गलनांक बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, यह होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम, जो कि पूछा जा रहा है कि कुछ धातुओं में निश्चित गुणों के कारण फोर्ज के योग्य नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सा धातु फोर्ज के योग्य नहीं है? तो फोर्ज के योग्य यानी कि जिसके ऊपर ना तो हम हैमरिंग कर सकते हैं और ना ही उसे बेंडिंग कर सकते, तो ऐसी कौन सी धातु होती है? स्टील होगी, कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा या ग्रे कास्ट आयरन होगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, ग्रे कास्ट आयरन एक ऐसी धातु होती है जिसे फोर्ज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि स्टॉक को आग के ऊपर रखने पर वह नीचे से तो गर्म हो जाता है, परंतु स्टॉक की यहाँ बात की जा रही है। स्टॉक को आग के ऊपर रखना है, वह नीचे से गर्म हो जाता है परंतु ऊपर से पूरी तरह गर्म नहीं हो पाता। ऊपर की सतह को गर्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, स्टॉक को आग के बीच में रख दिया जाए, स्टॉक को एक तरफ ही मत रखा जाए, स्टॉक को टायर से दूर रखा जाए, या डी स्टॉक को टायर से दूर रखना चाहिए तथा सभी ओर से ईंधन से ढक देना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि स्टॉक को टायर से दूर रख देना चाहिए और ईंधन से ढक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि कार्य को फोर्जिंग करते समय सही ताप सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? हर्थ में सही ढंग से रखना आवश्यक होता है, सीधा आग के ऊपर, टायर्स के नीचे तथा कार्य कोयले से ढका हुआ। कार्य का मतलब यहाँ पर जॉब से रिलेटेड है। सी ऑप्शन है कि टायर से दूर तथा ऊपरी सतह कोयले की मोटी परत से ढकी हुई, और डी है टायर के पास ताकि हवा का प्रवाह सीधा स्टॉक पर पड़ सके। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वह हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि एक फोर्ज में आग ऊपरी सतह पर हल्की होती है और धातु की फोर्जिंग करने के लिए उसका तापमान उपयुक्त नहीं होता। सही तापमान की परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं हम। समय समय पर धातु मल हटाते रहना चाहिए, या फोर्ज की आग को साफ रखना चाहिए, या राख और धूल को कार्य से पहले साफ कर लेना चाहिए, या आग को गहराई तक हर्थ तक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन जो डी दिखा रहा है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आग को गहराई से हर्थ तक पहुँचाना चाहिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने फोर्जिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किए। एक्सरसाइज नंबर जो 2 है उसका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब यूनिट 2 की हम बात करते हैं, जो कि फोर्जिंग से रिलेटेड दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर भी एक फोर्जिंग टूल दिया हुआ है कि इस फोर्जिंग टूल के बारे में आपको बताना है कि सबसे पहले इस भाग को क्या कहेंगे, या ये जो टूल दिखा रहा है इसे क्या कहेंगे? तो इस भाग को हम एनविल के नाम से जानते हैं। इस चित्र को एनविल कहा जाता है और ये जो है ये लकड़ी का बैच दिया गया है। तो इसके भागों के यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है कि एक्स से रिलेटेड जो भाग है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर एक्स से जो भाग शो कर रहा है उसको टेल बोलेंगे, बीक बोलेंगे, या फेज बोलेंगे, या फिर हार्डी होल बोला जाएगा। तो इसे हम बिक भी कहते हैं। बिक कहेंगे क्योंकि यह चोंच की आकृति की होती है और इसका कार्य क्या होता है कि इसके ऊपर में कोई भी रॉड रख करके या फिर स्टील का पार्ट रख करके इसे राउंड शेप में या फिर बैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है
कि फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाने वाली संडासी, संडासी को हम टोंग्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? टोंग्स के नाम से भी जाना जाता है। टोंग्स का कार्य क्या होता है कि सबसे पहले तो ये किस धातु की बनाई जाती है? ये बनाई जाती है माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। और इसका कार्य क्या होता है कि गर्म जॉब को पकड़ना। आकृति के अनुसार यह कई प्रकार की होती है, जैसे फ्लैट टोंग्स होती है, साइड टोंग होती है, हॉलो टोंग होती है, बोल्ट टोंग होती है, पिकअप, स्क्वायर और राउंड टोंग। टोंग कई प्रकार की होती है स्टूडेंट, जो कि अलग अलग आकृति के जॉब के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर संडासी की धातु की बात की जा रही है। तो जो टोंग्स जो बनाई जाती है वह मृदु इस्पात से, कच्चा लोहा, स्टेनलेस स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। तो मैंने आपको बताया था कि यह किससे बनाई जाती है? माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किए जाने वाले हथौड़े का प्रकार जिसका वजन 1 से 2 किलो तक होता है और इसमें छोटा लकड़ी का हत्था फिट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हैंड हैमर कहेंगे, स्लेज हैमर, बॉल पेन हैमर या स्ट्रेट पेन हैमर। तो उस हैमर को हम हैंड हैमर के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि फोर्ज शॉप में प्रयोग किए जाने वाले हथौड़े का प्रकार जिसका वजन 3 से 9 किलो तक होता है तथा इसमें लंबा लकड़ी का हत्था फिट रहता है, क्या कहलाता है? हैंड हैमर, स्लेज, बॉल पिन या स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसे हम स्लेज हैमर के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि फोर्ज में सतह फिनिश के लिए प्रयोग किया जाने वाला औजार है। सतह फिनिश करने का कौन सा औजार होगा? फ्लेटर होगा, स्वेज होगा, स्वेज ब्लॉक और स्प्रिंग स्वेज। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए स्टूडेंट कि ऑप्शन में आपको स्वेज अलग दिखाई दे रहा है और स्वेज ब्लॉक अलग। तो ये दोनों जो होते हैं ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि स्वेजेस जो होते हैं वह किस धातु के बने होते हैं। तो स्वेज जो बने होते हैं यह बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, और स्वेज ब्लॉक जो बना होता है वह कास्ट आयरन का या क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन बोला जाता है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि फोर्ज शॉप में सतह की फिनिश प्रयोग किए जाने वाले औजार को हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम फ्लेटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि ड्राइंग आउट प्रक्रिया एनविल पर की जाती है, उस भाग का नाम लिखो जिस पर प्रक्रिया होती है। ड्राइंग आउट, ड्राइंग आउट का मीनिंग क्या होता है कि उसके क्रॉस सेक्शन को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। तो एनविल के कौन से भाग पर यह प्रक्रिया की जाती है? टेल पर, फेस पर, बिक या गोल सुराख। तो जो ड्राइंग आउट की जो प्रक्रिया होती है एनविल का जो फेस वाला जो भाग होता है उस पर की जाती है। सबसे पहले यहाँ पर एनविल के जो भाग दिए गए हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो भाग होता है इसे हम क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। ये जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? बिक कहलाता है। नेक्स्ट जो स्क्वायर होल है इसे हार्डी होल के नाम से जाना जाता है, आप नोट करते चलिए। और यहाँ पर ये वाला जो भाग कहलाता है ये राउंड होल कहलाता है। ये पूरी की पूरी इसकी बॉडी होती है। और यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है, ये जो आपको एज वाला जो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कटिंग स्पेस या बिक कहते हैं। और ये जो भाग होता है ये टेल भी कहलाता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? वह फेस हो जाएगा, जो कि ड्राइंग आउट की प्रक्रिया करने के लिए अच्छे स्थान होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि एनविल में कई भाग होते हैं जिसका प्रयोग विशिष्ट फोर्जिंग कार्यों के लिए किया जाता है। चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर एक्स भाग का नाम जो बताना है हमें, अभी इससे पहले मैंने बताया था कि इसे हम क्या कहेंगे, फेस कहते हैं, मगर यहाँ पर इसका कार्य पूछा गया है। इसके कार्य के बारे में आप देखते रहिए कि ये जो भाग है इसके कार्य के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि कार्य को समकोण में मोड़ना, हार्डी तथा स्टिक की स्थिति का निर्धारण, और सी ऑप्शन दिया हुआ है कि मोड़ने और गोलाई के कार्य, और डी दिया है कार्य के टुकड़े करना तथा ड्राइंग आउट करना, यानी कि लंबाई बढ़ाना। तो जो फेस का जो कार्य होता है क्या होता है, कार्य के टुकड़े भी कर सकता है और यह लंबाई को बढ़ाने का भी कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा जा रहा है कि एनविल में कई भाग होते हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट फोर्जिंग कार्यों के लिए किया जाता है। चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ये जो भाग है, हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2 वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर इस भाग को हम क्या कहेंगे, आप इसे नोट करके रखिएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा कि इस भाग को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा। अभी आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।